सुअर के सीने में उतार देता है। इस प्रकार वह दुष्ट सुअर भोला के हाथों मारा जाता है। सुअर तो मर गया, चलो अब इसे अपने कंधों पर उठाकर ले चलता हूँ। इतना कहकर भोला उस सुअर को अपने कंधों पर लाद कर चल देता है। भोला चलते चलते वहीं से गुजरता है जहां पर उसका बड़ा भाई एक पेड़ के नीचे लेटकर सो रहा था। अरे बड़े भैया तो यहाँ पर सोए हुए हैं, चलो मैं उन्हें जगाकर अपने साथ ले चलता हूँ। कहीं किसी जंगली जानवर ने इन्हें यहाँ पर देख लिया तो उन्हें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। अरे भैया उठिए और देखिए, मैं उस सुअर को मार कर ले आया हूँ। भोला के इतना बोलते ही राकेश की आंखें खुल जाती हैं। भोला के कंधों पर उस सुअर की लाश को देखकर राकेश की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे भोला, तुमने अकेले ही इस सुअर को मार दिया। तुम तो कितने वीर हो। भैया ये सारा कमाल इस तलवार का है। लेकिन भोला, सारा कमाल इस तलवार का है, वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। फिर भोला सारी कहानी अपने बड़े भाई को सुनाता है। ओ अच्छा, तो कमाल इस तलवार का है। मुझे कुछ भी करके इस सुअर को हथियाना होगा। यदि ये सुअर को लेकर राजा के पास पहुंच गया तो राजा का आधा राज्य तथा राजकुमारी इसकी हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरे जीते जी मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। क्या हुआ भैया, आप कहाँ खो गए? अरे नहीं 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 भाई, मैं ये सोच रहा था कि तुम इस सुअर का शिकार करके काफी ज्यादा थक गए होंगे। तुम ऐसा करो, इसी पेड़ के नीचे लेटकर थोड़ा सा आराम करो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आता हूँ। तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर हम घर चलेंगे। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा, मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। इतना सुनकर राकेश जल्दी ही वहां से चला जाता है। राकेश चलते चलते एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। अरे वाह, इसमें तो कितने सारे आम लगे हुए हैं। चलो इसी में से कुछ आम तोड़ लेता हूँ। राकेश तुरंत ही एक पत्थर उठाता है और पेड़ पर फेंकता है तो कुछ आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इन आमों के ऊपर इन जहरीले पत्तियों का रस लगा देता हूँ। भोला जैसे ही आम खाएगा तो उसका काम तमाम हो जाएगा। अरे भोला, उठो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ कर ले आया हूँ। इतना सुनते ही भोला आंखें खोलकर देखता है तो उसके सामने कई सारे आम के फल रखे हुए होते हैं। तो भोला उसमें से एक आम का फल उठा लेता है। भैया आप भी खाइए ना, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? अरे नहीं नहीं भाई, मैं ये फल नहीं खा सकता। ये फल तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं तो पेड़ के पास बैठकर ढेर सारे फल खाकर आया हूँ। अब तो मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची है कि मैं कुछ और खाऊं। अच्छा ठीक है भैया, मैं कुछ फल खा लेता हूँ और कुछ फल पिताजी के लिए भी ले चलता हूँ। भोला तुरंत ही आम के फलों को खाने लगता है। भोला ने अभी मुश्किल से एक ही आम का फल खा पाया था। अरे भैया, ये कैसा आम था? इसे खाकर तो मुझे चक्कर से आने लगे हैं। इतना कहकर बेचारा भोला जमीन पर गिर जाता है। अरे वाह वाह, भोला तो गया काम से। अब तो मैं बनूंगा राजा। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी लाश को कहीं दूर झाड़ियों में दफना देता हूँ।
हाँ हाँ, अब तो गड्ढा लगभग खुद के तैयार हो चुका है। चलो अब भोला को इसी गड्ढे में दफना देता हूँ। राकेश तुरंत ही भोला का एक हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ गड्ढे के पास ले जाता है और उसे गड्ढे में गिरा देता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। कुछ देर में ही राकेश ने भोला को मिट्टी से ढक दिया। राकेश जल्दी ही उस मृत सुअर को अपने कंधे पर रखता है और महल की तरफ चल देता है। राकेश चलते चलते जल्दी ही महल में पहुंच जाता है। राजा राकेश के कंधे पर लदे उस सुअर को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। आखिर इसके जैसा मूर्ख और घमंडी इंसान मेरा दामाद बनेगा। यदि मैंने अपना राज्य इसके हाथों में सौंप दिया तो मेरे सारे राज्य का विनाश ये खुद ही कर देगा। अब क्या करूं? मैं अपने वचन से पीछे भी नहीं हट सकता। क्या हुआ महाराज, आप किस चिंता में डूब गए? आपने अभी भी विवाह की तैयारी नहीं की? अरे बेटा, मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से अवश्य कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पंडित जी ने बताया है अभी 7 दिनों तक मुहूर्त अच्छा नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारा विवाह और अपना आधा राज्य इन 7 दिनों के बाद ही देंगे। ठीक है महाराज, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं। मैं 8वें दिन ही दूल्हा बनकर अपनी राजकुमारी तथा अपने आधे राज्य को लेने आऊंगा। इतना बोलकर राकेश वहां से वापस चला जाता है। बेटा राकेश, तुम्हारा भाई भोला अभी भी लौटकर क्यों नहीं आया? वो भी तो सुअर का शिकार करने के लिए गया था। अरे पिताजी, आप मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं? मुझे क्या पता भोला कहाँ गया। आप खुद ही चले जाइए और भोला को ढूंढ कर ले आइए। लेकिन बेटा, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं उठ चल नहीं सकता। बेटा, तुम खुद जाकर देख आओ तुम्हारा भाई कहाँ है। पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि वो वापस नहीं आया तो इसका मतलब उसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम इतने कठोर मत बनो। ये मत भूलो कि वो तुम्हारा ही भाई है। बेटा, बुरे वक्त में एक भाई ही दूसरे भाई का सहारा बनता है। महाराज, 7 दिन तो गुजर गए। आज तो शुभ मुहूर्त है। आप जल्दी से मेरा विवाह राजकुमारी से कर मुझे अपनी आधा संपत्ति दे दीजिए। हे भगवान, क्या मेरी पुत्री का भाग्य इसी दुष्ट के भाग्य से जोड़ दिया है? यदि ऐसी बात है प्रभु, तो मैं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह इसी के साथ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जरा बैठो। मैं अपने पूरे राज्य में अपनी बेटी के विवाह की घोषणा करवा दूं। मंत्री जी, जाइए और राजकुमारी के विवाह की घोषणा करवा दीजिए और कह दीजिए कि सभी लोग जल्दी से जल्दी राजकुमारी के विवाह में शामिल हो। सुनो सुनो सुनो, राजा की पुत्री का आज विवाह है, इसलिए सभी लोग राजा के महल में जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए। रुक जाइए पंडित जी, ये विवाह नहीं हो सकता। अरे भोला बेटा, तुम कहां से आ गए? तुम तो मर गए थे। नहीं महाराज, मैं मरा नहीं, लेकिन मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन भोला, तुम्हें किसने मारने की कोशिश की? बताओ मुझे। महाराज, मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया ही है। लेकिन भोला, तुम इतने दिनों से थे कहाँ? फिर भोला अपनी सारी कहानी वहां पर खड़े सभी लोगों को सुनाने लगता है।
अरे मेरी एक बकरी कहाँ चली गई? अभी तो मेरी दोनों बकरियां यहाँ पर घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई? तभी चरवाहे की नजर अपनी बकरी के ऊपर पड़ती है, जो बकरी उसी स्थान पर घास खा रही थी जहाँ कुछ देर पहले राकेश ने अपने भाई भोला को दफनाया था। अरे मेरी बकरी तो वहाँ पर है, चलो उसे वहाँ से इधर को ले आता हूँ। इतना कहकर चरवाहा अपनी बकरी को हाँकने के लिए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर ताजी मिट्टी खुदी हुई पड़ी है। उसी मिट्टी के भीतर से एक हाथ बाहर निकला हुआ है। राकेश ने जल्दबाजी में अपने भाई को दफनाया था तो उसका एक हाथ मिट्टी के बाहर ही रह गया था। यह देखकर तो चरवाहा काफी डर जाता है। अरे राम राम राम, ये हाथ किसका है? चरवाहा जल्दी से उस हाथ को पकड़कर देखता है। अरे ये इंसान तो जिंदा है, इसकी तो सांसें चल रही है। चलो मैं जल्दी से इसे बाहर निकाल लेता हूँ। चरवाहा बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी से मिट्टी को हटाने लगता है और भोला को बाहर निकाल लेता है। अरे भाग्यवान, तुम जरा इसका ध्यान रखना, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर ले आता हूँ। चरवाहा तुरंत ही वैद्य के घर जाता है। वैद्य जी, जल्दी से हमारे साथ चलिए। मुझे एक युवक बेहोशी के हालत में मिला है, आप जल्दी से चलकर उसे देख लीजिए। चरवाहे की यह बात सुनकर वैद्य उसके घर जाकर देखता है तो भोला की सांसें चल रही होती हैं, लेकिन उसे होश नहीं आया हुआ होता है। अरे भाई, मैं तुम्हें एक औषधि देता हूँ, तुम उस औषधि को पीसकर रोज इसके तलवों पर मलना। यदि ईश्वर ने चाहा तो यह युवक जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वह चरवाहा प्रत्येक दिन उस औषधि को भोला के तलवों पर मलता रहता है, शायद इसी उम्मीद में कि भोला को होश आ जाए। इसी प्रकार धीरे धीरे 7 दिन गुजर जाते हैं। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो भाग्यवान? अरे क्या हुआ? आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? बताइए क्या बात है? अरे भाग्यवान, आज राजा की पुत्री का विवाह है और जिसके साथ राजकुमारी का विवाह होने जा रहा है उसका नाम राकेश है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। उन दोनों पति पत्नी की यह बातें जब भोला के कानों में पड़ती हैं तो उसे होश आ जाता है। अरे भाग्यवान, देखो इसे होश आ गया, हमारे मेहनत रंग लाई। भाग्यवान, तुम कौन हो युवक, और तुम्हारा क्या नाम है? फिर भोला अपनी सारी दास्तान उस चरवाहे को सुनाता है। तो इसका मतलब धन के लालच में आकर तुम्हारे भाई ने ही तुम्हें मारने की कोशिश की। अरे भाग्यवान, तुम सुनती हो, आज तक मैं यही कहता रहा कि काश मेरा भी कोई भाई होता, लेकिन भाग्यवान, क्या भाई ऐसे होते हैं जो जरा से पैसे के लालच में अपने ही भाई का गला घोट देते हैं? यदि भाई ऐसे होते हैं तो ठीक है भाग्यवान कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं तो बिना भाई के ही ठीक हूँ। शांत हो जाओ पुत्र, तुम्हारे दुष्ट भाई को इसकी सजा जरूर मिलेगी और राजकुमारी के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम ही बनोगे इस राज्य के राजा। सिपाही, इस दुष्ट को लेकर जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं धन के लालच में आकर ये भूल चुका था कि तुम मेरे ही भाई हो। मैंने तुम्हें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन मेरे भाई, हो सके तो मेरी भूल को क्षमा कर देना। यदि तुमने मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं मरकर भी तड़पता रहूंगा। चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रुक जाओ सैनिकों, छोड़ दो मेरे भाई को। अरे बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने कातिल पर रहम दिखा रहे हो। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरे भाई ने जो भी किया है वो बहुत गलत था, लेकिन उसने अपनी गलती को स्वीकार लिया है। महाराज, जो गलती उसने की
वो गलती मैं नहीं कर सकता। अपने आंखों के सामने ही अपने भाई को मरता हुआ भला कौन देख पाएगा। यदि मेरे साथ मेरे भाई ही नहीं रहा तो ये राज्यपाट धन संपत्ति किस काम की। इसीलिए महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए, उसे बख्श दीजिए महाराज। भोला तुम महान हो भोला। तुम मेरे आधे राज्य नहीं बल्कि तुम्हें पूरे संसार का राजा बना दिया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तुम एक राजा बनने के योग्य हो, इसीलिए तुम्हें आज से ही अपने राज्य का राजा घोषित करता हूँ। फिर बड़े धूमधाम से भोला का विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाता है और भोला को ही उस राज्य का राजा बना दिया जाता है।